हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज सामने उपस्थित हूँ। आप लोगों की बहुत शिकायतें हैं कि मैं डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन कोशिश है कि अब से जो है कि वीडियो डेली अपलोड करूँगा। तो आइए आज की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो सेशन लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, इसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। अब हम लोग धीरे धीरे इसमें पहले राष्ट्रीय की बात करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग करके इसमें अंतर्राष्ट्रीय, फिर उसके बाद जैसे जैसे पॉइंट आएगा वैसे वैसे हम लोग एक एक करके विस्तार में इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन किसी ने क्या खूब कहा है, एक जो विद्यार्थी पढ़ता है उसके जीवन में क्या संघर्ष होता है उसी के बारे में बोला गया है कि न संघर्ष खत्म होता है और न ही शिकायतें, न संघर्ष खत्म होता है और न ही शिकायतें, धीरे धीरे जो खत्म हो रही है वो है उम्र। आप उस विद्यार्थी जीवन में जो जी रहा है उससे जाके कभी मिलिए और उसके संघर्षों को एक बार पूछिए। लोग धीरे से पूछ लेते हैं कि बेटा तुम्हारा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और अभी कहाँ तक तुम्हारा पहुँचा है। कभी उस संघर्ष को महसूस करके देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक संघर्ष करता हुआ व्यक्ति कितना शिकायतें रहती हैं लोगों से, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ों को अपने मन में दबाता हुआ और अपने कर्तव्य के तरफ चलता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही प्यारे प्यारे ये क्वेश्चन है जो कि अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर की किसी भी सेशन में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा। जो कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो समागम है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा भुवनेश्वर। ओके, कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? तो यह हमारा पड़ता है उड़ीसा में। ओके, तो ऐसे याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में जो है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का समागम आयोजित किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि 8वां प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया जाएगा। यहाँ आपको जैसे ऊपर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया था कि वो हमें जगह प्लेस बताना था, और अब हमको क्या बताना है, इसमें कब आयोजित किया जाएगा, किस दिवस को आयोजित किया जाएगा, मतलब हमें डेट बताना है। ओके, तो 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य जो है कि आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में किया जाएगा। और भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा में। आप लोग से जाते जाते चलते चलते आप लोग ये बताइएगा कि उड़ीसा जो है इसकी राजधानी कहाँ है। ओके, आइए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, यह कार्यक्रम किसके संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तो किसके प्रयास से आयोजित किया जाएगा, तो यह उड़ीसा सरकार, क्योंकि उड़ीसा में हो रहा है तो उड़ीसा सरकार और उसके बाद भारत सरकार के दोनों के संयुक्त से यह जो है कि समागम आयोजित किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम की मुख्य विषय जो थीम है वह क्या है। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसमें, थीम के बारे में, कि मुख्य थीम क्या है। तो थीम है कि विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ओके, तो इस तरीके से आपको एक एक चीज देखते हुए चलना है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता। ओके, क्या है? चाणक्य रक्षा वार्ता जो है कि 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 24-25 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। और वो जगह कहाँ है? तो वो जगह है हमारा नई दिल्ली। ओके, कहाँ है? नई दिल्ली में किया जाएगा। अब इसके हम कुछ पॉइंट देखते हैं। भारतीय थल सेना ने किसके सहयोग से इसका आयोजन किया है, तो हमें बताना है कि किसके सहयोग से, तो वो है हमारा सेंटर फॉर लैंड वायरफेयर स्टडीज। ओके, तो ये भी हमें देखना है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो बोलते हैं CLVWS। ओके, सेंटर फॉर लैंड वायरलेस स्टडी। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि यह
इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? हमें बताना है कि जो थल सेना का चाणक्य रक्षा वार्ता है यह चौथा मतलब कितने क्रम का है, क्रम कौन सा है? तो इसका क्रम है हमारा दूसरा। ओके, ये याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या क्या है। जो ये कार्यक्रम है चाणक्य, क्या है कार्यक्रम, एक मिनट, चाणक्य रक्षा वार्ता जो ये है, इसका मुख्य विषय क्या है, इसमें भी हमें थीम बतानी है। ओके, तो थीम है कि राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। आइए आगे बोला गया है अगले टॉपिक को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है। अक्टूबर 2024 में यह बात की गई है। तो उसमें क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक जो है कि समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को क्या किया गया है, वहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, एक एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से यहाँ पे देखेंगे और ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आगे बोला गया है कि बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि लोगों की डिजाइन में क्या शामिल है। जो कि लोगो जो है, जो महाकुंभ का लोगो है उसमें क्या शामिल है, अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या शामिल है? अक्षय वट वृक्ष है, एक मंदिर है, एक दृष्टा है और एक कलश है और भगवान हनुमान की जो है कि वहाँ पे तस्वीर, ये सारी चीज़ों को उन लोगों के डिजाइन में दर्शाया गया है। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे बढ़े ही आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान एवं वैश्विक अवसर की प्रगति शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कि अरोहा अरोहा 2024 का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो यह कब किया गया है? 17 से लेकर 19 अक्टूबर 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में आपको यह देखने को मिल जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? अगला क्वेश्चन है कि इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो इसका हम लोगों का आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अगर हम बात करते हैं तो AIIA। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। आगे बोला गया है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ओके, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जिसको हम लोग बोलते हैं अलिम्को बोलते हैं, कि प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र, ओके, MPDK का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगर हम बात करते हैं तो 14 अक्टूबर 2024 को यह कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया है हमारा देहरादून। अब देहरादून कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। ओके, लगे हाथ आप ये भी बता दीजिएगा कि उत्तराखंड जो है कि राजधानी क्या है। ओके, एक एक क्वेश्चन ऐसे ही करके आपके मैं तैयार कराता रहूँगा और सारे स्टेट के, इसमें जो भी स्टेट आएगा उसके हम लोग कैपिटल की भी बात इसमें हम लोग करते हुए चलेंगे कि आपको ज़्यादा भार न पड़े और धीरे धीरे आपको वो क्वेश्चन भी याद हो जाए। आगे देखिएगा, जब तक, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, अब तक कितने MPDK स्थापित किए जा चुके हैं? ओके, तो कितने स्थापित किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र? तो अगर हम बात करते हैं तो 65 इसमें क्या किए जा चुके हैं? स्थापित किए जा चुके हैं। ओके, आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम में किसका उद्घाटन किया है? जो महाराष्ट्र का जगह है वाशिम, वहाँ पे किसका उद्घाटन किया गया है? अगर हम बात करते हैं तो 5 अक्टूबर 2024 को इनका यह दौरा था और वहाँ पे किया गया था बंजारा विरासत संग्रहालय का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो ये भी हमें क्या करना है? याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है हम लोगों के परीक्षा की दृष्टि से। आइए आगे चलते हैं अगले पेज पे। आइएगा देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बंजारा विरासत संग्रहालय किस समुदाय की समृद्धि, विकास और आंदोलन को प्रदर्शित करता है?
तो वो हम लोगों का करता है बंजारा समुदाय का। ओके, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जल्दी ही है। और बंजारा विरासत के संग्रहालय के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने उद्घाटन किया, कहाँ पे स्थापित है, और यह किसके लिए इसमें जो समृद्ध विकास जो है कि समृद्ध विकास और आंदोलन को प्रदर्शित है, तो किस समुदाय से संबंधित है। तो ये समुदाय भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो बंजारा समुदाय भी आप याद रखिएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहां पर बापू टावर का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 2024 को यह उद्घाटन किया गया। कहां पे बापू टावर का उद्घाटन किया गया है, तो यह हमारा किया गया है पटना में। ओके, कहाँ किया गया है, पटना में यह उद्घाटन हम लोगों का किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बापू टावर की ऊंचाई कितनी है। जो बापू टावर है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 120 फीट जो है कि ऊंचा यह टावर होने वाला है। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। आगे बोला गया है किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर 2024 की अगर हम बात करते हैं तो ये है फ्री टू थिंक 2024, यह इंडेक्स है, इसमें जो है कि ये गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बात करते हैं तो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। जो यह रिपोर्ट है यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो यह है स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के तहत जो है कि यह किताब जो है कि प्रकाशित की गई है। और क्या है यह है, तो यह है फ्री टू थिंक 2024। ओके, जिसमें दर्शाया गया है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बताया गया है। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या है उसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 0.6 अंक से खिसक कर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है, तो यह हो गई है हमारा 0.2 अंक दर्शाया गया है। और 2013 में यह कितना था, तो 2013 की अगर हम बात करते हैं तो 0.6 था, और अब कहाँ ये चला गया है, तो 0.2 पर यह चला गया है। ओके, आगे देखिएगा, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है, तो अब रखा गया है पूर्णतः प्रतिबंधित। जो श्रेणी इसमें बनाई गई है उसके अनुसार भारत को वहाँ स्थान दिया गया है। ओके, आइए आगे चलते हैं, और आगे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चनों में क्या बोला गया है कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीर गाथा 4.0 में हिमालय स्तर पर आयोजन और विजेताओं के आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर था। अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 2024 की यह बात है, और उसमें वो जिला हमारा आ जाएगा वैशाली। ओके, वैशाली जिला जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो यह टॉप पे रहेगा जो कि शीर्ष पे है। राष्ट्रीय स्तर पर वैशाली जिले ने कौन सा स्थान रहा है, तो वो है हमारा 9वां। ओके, ये भी हमें याद रखना है। आइए आगे चलते हैं, बिहार का कौन सा जिला राज्य में द्वितीय स्थान है, तो वो है हमारा पटना। और आगे बोला गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर पटना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो वो है कितना, 11वां। अगर पटना की अगर बात करें तो यह दूसरा हो जाएगा, और राष्ट्रीय की अगर हम बात करें देश में तो यह 11वां हो जाएगा। वैशाली की अगर हम बात करें तो यह पटना के अगर बिहार के दृष्टि से अगर देखें तो यह प्रथम हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में तो यह 9वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। ओके, आइए आगे चलते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है, तो इसको बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा कि यह क्या है कि स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेता की बहादुरी के कार्य एवं उनके प्रेरक कहानियों से परिचित कराना। इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, तो वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 दिया गया है।
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से वर्ष 2024-25 के दौरान वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो यह है हमारा किसके सहयोग से, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ओके, ये भी हमें याद रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं और धीरे धीरे हम करके अपने एक एक क्वेश्चन को, अब राष्ट्रीय जो हम लोगों का चल रहा था उसमें ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय। ओके, आगे बोला गया है कि किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्ल को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया है? और यह बात है हमारी 30 सितंबर 2024 की। तो अगर हम बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में माना गया है। ओके, महाराष्ट्र ने स्वदेशी गायों को की जो नस्ल होती हैं उनको राजमाता या फिर गौ माता की उपाधि मतलब दर्जा दिया है। ओके, अब हम बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय की ओर और यह वीडियो जो है कि हम अगले सेशन में लेके उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।